अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि मैं अपने चैनल पे तमाम वीडियोस अपलोड करता हूँ तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से, इंटरमीडिएट बीकॉम और अदर फील्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनकी हेल्प की जा सके, वो घर बैठे बैठे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। अगर कहीं पे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके। अच्छा बच्चों, जैसे कि प्रीवियसली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, ख़ास तौर पर एडीसी और बीकॉम के, वैसे मास्टर्स लेवल पे भी चल जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें मैंने लास्ट टाइम एक टॉपिक डिस्कस किया था, हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस के अंदर एक टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्टिंग। काई स्क्वायर टेस्टिंग में मैंने दो चीज़ें बताई थी, एक गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट बताया था, एक इंडिपेंडेंस टेस्ट बताया था। जिन बच्चों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, बराए मेहरबानी सबसे पहले वो वीडियो नंबर 1 देख लें, कॉन्सेप्ट देख लें काई स्क्वायर का किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ताकि उनको फर्दर आगे की वीडियो समझ में आ सके। अच्छा बच्चों, आज मैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के हवाले से एक सवाल समझाने जा रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता हो कि सवाल किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह रीड करना है। प्रीवियसली मैंने कॉन्सेप्ट फार्मूले वगैरह बताए थे, अभी मैं आपको गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का एक सवाल सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि सवाल किस तरीके से सॉल्व होता है। अच्छा, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट मैंने आपको बताया 6 स्टेप में होता है। नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आता है, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आता है, उसके बाद आपके पास क्रिटिकल रीजन आता है, उसके बाद आपके पास कंक्लूजन आता है। तो ये 6 स्टेप्स हैं हाइपोथेसिस के सॉल्व करने के। अच्छा, एक सवाल आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। एक सवाल आपके पास आया हुआ है, अ डाई इज टॉस्ड 180 टाइम्स विद द फॉलोइंग रिजल्ट। ठीक है, एक डाई टॉस की गई है, आपके सवाल में डाई टॉस की गई 180 मरतबा, और उसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपके सामने ये रहे। सही है, डाई यानी कि डॉट ऑन डाई, एक्स यानी कि एक्स, और ज़ीरो यानी कि ओ को मैंने लास्ट टाइम बताया था, ओ इज़ दी फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो आपको सवाल में गिवन होती है, और एक होती है वैल्यू ई जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है जो आप कैलकुलेट करते हो। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ई कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा बच्चों, ये एक सवाल की कंडीशन आपके सामने है, एक्स और ओ बताया गया। एक्स में आपको बताया गया 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक डाई टॉस हो रही है, उस डाई टॉस के ऊपर जो डॉट लगे हुए हैं वो 1 2 3 4 5 6, एज़ यूजुअल आपको पता है कि 6 नंबर्स होते हैं डाइस के ऊपर। उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो 180 दफ़ा वो टॉस हुआ है, उस टॉस में यानी कि रोल्ड हुआ है, उस रोल्ड में आपके पास जो रिपीटेशन है फ्रीक्वेंसी, वो 1 28 दफ़ा हुई है, 2 36 दफ़ा है, 3 36 दफ़ा है, 4 30 दफ़ा है, 5 27 दफ़ा है, और 6 23 दफ़ा है। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा गया इज़ दिस अ फेयर डाई। ये जो फेयर डाई का वर्ड इस्तेमाल किया गया ना, ये कहलाता है आपका गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। ठीक है, यानी कि एक चीज़ है उसकी फेयरनेस चेक करनी है, फेयर है या अनफेयर है। ठीक है, जहाँ पे दो चीज़ें का डाटा आएगा, दो चीज़ों की एट्रीब्यूट आएगी, दो फैक्टर्स बताए जाएंगे, वो डिपेंडेंट का केस होता है। यहाँ पे कोई दो चीज़ें डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ सिर्फ आपको दी गई है, डाई। अब डाई के हवाले से आपको फ्रीक्वेंसी बताई गई और उसके बारे में पूछ रहे हैं क्या ये डाई फेयर टॉस हुई है या रोल्ड हुई है, इसको आप टेस्ट करके दिखा दो। यूज़ 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको बता दिया गया 0.01। ठीक है, अब बच्चों इसका सवाल सॉल्व करना है। सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने सॉल्यूशन में नंबर 1 आपका क्या था, नल हाइपोथेसिस। सबसे पहले आपने लिखा स्टेप नंबर 1 में नल हाइपोथेसिस, द डाई इज़ फेयर। मैंने बताया था फेयर और नॉट फेयर लिखना है, या तो आपको लिखना है कि सही है डाई फेयर है या नहीं, या फिट है या नॉट फिट है, जो भी आपके सवाल की नौइयत है। यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ दिस अ फेयर डाई। अब वो बात कर रहा है कि ये डाई क्या फेयर है, तो आपने लिखा नल हाइपोथेसिस में दी डाई इज़ फेयर, या तो फेयर होगी या तो फेयर नहीं होगी। तो इसने कहा द डाई इज़ फेयर, और आपने ऑल्टरनेटिव में बताया द डाई इज़ नॉट फेयर। ठीक है, कोई वैल्यूज़ इसमें लिखने की ज़रूरत आपको नहीं होती, सिर्फ आपने बताया डाई इज़ फेयर, डाई इज़ नॉट फेयर। ठीक है, अब इसको टेस्ट करना है। नंबर 3 आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास दिया हुआ है 0.01। अब 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, आपने लिख दिया उठा के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा बराबर है 0.01 के। चौथे स्टेप आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में मैंने आपको फार्मूला बताया, जैसे टी कैलकुलेटेड का फार्मूला होता है, जैसे
जेड कैलकुलेटर का फार्मूला होता है, वैसे ही काय स्क्वायर का भी फार्मूला होता है। काय स्क्वायर का फार्मूला आपने अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम ओ माइनस ई ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला आपने लिखा। अच्छा, अब फार्मूला कैसे सर? ऑब्जर्व वैल्यू तो हमारे पास दी हुई है, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? इसके साथ हम एक बनाएंगे, इसके नीचे एक चार्ट, इसके नीचे हम बनाएंगे एक चार्ट। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, ये चार्ट हमने बनाया। अब ये चार्ट जो हमने बनाया इसमें आप देखें एक्स में हमने एक्स की वैल्यू लिखी 1 2 3 4 5 6, जो आपके प्रीवियस सवाल के हेडिंग में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्स दिया हुआ है, जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक कॉलम आपको बनाना है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का एक कॉलम बनाना है, यानी कि 6 प्रोबेबिलिटी हैं, 6 डॉट्स हैं आपके डाई के ऊपर, तो सबकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो 1/6 बनती है प्रोबेबिलिटी के हवाले से। सही, सबके आने के चांसेस क्या हैं? इक्वल होते हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, तो सबकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होती है। तो 6 में से एक जो भी आपका आ सकता है, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो 6 आइटम आपके पास दी में, 6 वैल्यूज़ दी में, 6 वैल्यूज़ की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6, यानी कि इक्वल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, इक्वल प्रोबेबिलिटी आ गई। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ओ यानी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपके सवाल में गिवन है। प्रीवियस जो सवाल मैंने पढ़ा उस सवाल में वैल्यूज़ गिवन है, एक आपके पास डायस के ऊपर डॉट बताया गया, वो आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, और उसके साथ साथ हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी 28 36 36 30 27 और 23। इन सब का जो सम बनता है वो बनता है 180। ठीक है, यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी का सम है, सम ऑफ एफ जिसे हम कहते हैं मीन के अंदर, वो है आपके पास क्या है 180, और प्रोबेबिलिटी का ज़ाहिर सी बात है 1 के बराबर होती है। अच्छा, ई निकालना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपने फार्मूला अप्लाई किया 180 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। 180 क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके सामने लिखी हुई है 180। 180 इज इक्वल टू ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का सम। सही है, उसको मल्टीप्लाई करवाना है आपको हर एक की प्रोबेबिलिटी के साथ। अब ई निकालने के लिए आपने लिखा 180, आपका जो सम है ओ का जो सम है आपने 180 मल्टीप्लाई पर पहली की प्रोबेबिलिटी 1/6 आपने मल्टीप्लाई करवाया, हर एक एक्स को आपने मल्टीप्लाई कराया 180 से, यानी कि सबकी प्रोबेबिलिटी को आपने 180 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये आपके पास आंसर आ गया 30 30 30, या सबकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई 30 30 सबकी, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है तो सबकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी इक्वल आएगी। अब चौथा, पांचवा जो कॉलम आप बनाओगे, पांचवा कॉलम बनाओगे जो आपका फॉर्मूला है ओ माइनस ई, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो फार्मूला टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपने लगाया वो फार्मूला यहाँ पे आपने अप्लाई किया। अब आप ये देखें, ऑब्जर्व वैल्यू फ्रीक्वेंसी में पहले की जो x1 है, x के 1 के सामने ओ जो लिखा है वो लिखा हुआ 28, तो आपने ऑब्जर्व वैल्यू में लिखा 28 माइनस 30 आपने लिखा प्रोबेबिलिटी का, जो आपका ई की वैल्यू है वो 30 है, तो 30 उसके ऊपर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। तो इस फॉर्मूले को जब आप सॉल्व करोगे 28 में से माइनस करोगे 30 तो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 4 को 30 से डिवाइड करोगे तो 0.13। इसी तरह आपने हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को निकाला, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, सबकी ओ माइनस ई ऑब्जर्व वैल्यू फ्रीक्वेंसी से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी माइनस की गई, और माइनस करने के बाद आपने सबका आंसर निकाला, और सबके आंसर को निकालने के बाद नीचे टोटल किया 4.46, 0.13, 1.20, 1.20, 0.00, 0.30, 1.66। अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करूं तो नीचे सम आता है 4.46। अब आप देखिए काय स्क्वायर का पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ था सम ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइड बाई ई, यानी कि ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइड बाई ई का जो सम होगा वो काय स्क्वायर का फॉर्मूले का आंसर है। तो आपने जो कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली बेटा वो निकाली 4.46, ये आपकी है काय स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू, ये आपकी क्या कहलाती है? काय स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, अब ये काय स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू जो कहलाती है ये आपके पास हो गई। अच्छा, इसके बाद आप क्या करोगे? आपके पास पहला स्टेप हो गया नल हाइपोथेसिस, आपके पास दूसरा होगा ऑल्टरनेटिव, तीसरा हो गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, चौथा हो गया आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से मैंने
काय स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं पाँचवें के ऊपर जो हमारा कहलाता है क्रिटिकल रीजन। पाँचवा स्टेप जो हमारे पास कहलाता है वो कहलाता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे पहले आप निकालोगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि 6 वैल्यूज़, यानी कि k-1 आपको प्रीवियस लेक्चर के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि k-1 k क्या नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो आपको दी जाती हैं। तो यहाँ पे 6 वैल्यू दी गई हैं आपको, 6 1 2 3 4 5 6, एक्स जो कितना है 6 है। तो 6 में से 1 को माइनस किया तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया, 5 आ गया। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आ गया। अब आपने किया क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन बनाना है, वैल्यू क्या दी हुई है बेटा 0.01, सही है, अल्फ़ा की वैल्यू 0.01 और डिग्री फ्रीडम 5। अब स्टैटिस्टिक्स के बुक के पीछे आपका काय स्क्वायर टेबल होता है, उस काय स्क्वायर टेबल के ऊपर आप देखें अल्फ़ा 0.01 और उसकी में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आपका क्रिटिकल रीजन होगा। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आ रही है 15.086 आपके बुक के पीछे काय स्क्वायर टेबल के ऊपर जब आप जाएंगे तो ऊपर जो वर्टिकल रॉ है यानी कि जो रॉ चल रही है उसमें आप देखें अल्फ़ा की वैल्यू लिखी 0.01 और जब आप वर्टिकल में आएंगे काय स्क्वायर उसमें अल्फ़ा की वैल्यूज़ में तो अल्फ़ा में आप देखेंगे 5, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखेंगे 5, तो उसमें आपको वैल्यू मिल जाएगी 15.086 और उसको राउंड कर दे तो 15.09। ये मेरी टैबुलेटेड वैल्यू है जो मैंने टेबल से निकाली है। ठीक है, आपने कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली जेड स्टैटिस्टिक्स में जो आपकी 4.46 आई और आपकी जो टैबुलेटेड वैल्यू है वो आई 15.09। अब मैं इसका एक क्रिटिकल रीजन बनाऊंगा। क्रिटिकल रीजन बनाने के लिए एक डायग्राम आपने ड्रॉ करी, सही है, एक छोटी सी डायग्राम जो आप बनाते हो, ये डायग्राम बनाई आपने क्रिटिकल रीजन के लिए और आपने अब इसको मार्क किया, ये आपका क्रिटिकल रीजन का एरिया हो गया, सही है। और ये आपके पास एक्सेप्टेंस रीजन का एरिया होगा, यानी कि ये डैश है आपका डायग्राम के ऊपर, ये क्रिटिकल रीजन की लाइन आ गई और ये एक्सेप्टेंस। अगर आपकी वैल्यू क्रिटिकल रीजन में आएगी तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा और अगर एक्सेप्टेंस में आएगी तो एक्सेप्ट होगा। ठीक है, अच्छा, हमारी जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है हमारे पास क्रिटिकल रीजन की टैबुलेटेड वैल्यू 15.09, या आपके ऊपर लिखी हुई है देखें, जो टेबल से वैल्यू निकाली गई वो निकाली गई 15.09। 15.09 आपकी टैबुलेटेड वैल्यू, तो आपने मार्क किया क्रिटिकल रीजन को कि अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा आएगी तो वो क्रिटिकल रीजन में जाएगी। ठीक है, जबकि मेरी वैल्यू क्या आई है बेटा, कॉन्क्लूजन में आपने बताया काय स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन काय स्क्वायर टैबुलेटेड वैल्यू। ठीक है, काय स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू वो वैल्यू जो आपने जेड स्टैटिस्टिक्स में यानी कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में निकाली है काय स्क्वायर की 4.4 समथिंग। ठीक है, और काय स्क्वायर टैबुलेटेड वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है 15.09, यानी कि 4 की जो अमाउंट है 4 वैल्यू जो है वो 15 से छोटी है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी छोटी है और टैबुलेटेड वैल्यू आपकी बड़ी है, तो इसका मतलब है आपकी वैल्यू क्रिटिकल रीजन में नहीं जा सकती। तो वो आप क्या करोगे, इसका कॉन्क्लूजन लिखोगे आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 4.46 लेस देन 15.09, तो इसके लिए आप लिखोगे देयरफॉर वी एक्सेप्ट HO एंड रिजेक्ट H1, यानी कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया गया। अगर मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन में जाएगा तो HO रिजेक्ट होगा और H1 एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे मेरी जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो क्रिटिकल रीजन में नहीं जा रही, एक्सेप्टेंस रीजन में। तो एक्सेप्टेंस रीजन का मतलब है कि मैं एक्सेप्ट करूँगा नल हाइपोथेसिस को और रिजेक्ट करूँगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। बेटा ये छोटा सा एक सवाल था गुडनेस ऑफ फिट का काय स्क्वायर टेस्टिंग का। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्रीवियस वीडियो देखें, लेक्चर नंबर 1 देखें काय स्क्वायर का कॉन्सेप्ट का, उसके बाद ये सवाल देखें तो इंशाल्लाह आपको सवाल समझ में आएगा। सवाल गौर से पढ़िएगा, उसके बाद इस सवाल को सॉल्यूशन देखिएगा, उसके बाद आप अपने बुक के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ में आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।